आज जो शहर तुम देख रहे हो, एक वक्त था जब यहाँ सिर्फ राख थी। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एक बॉम्ब, एक लम्हा और एक पूरा शहर पल भर में खत्म। लेकिन ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, ये उस कौम की कहानी है जिसने उस तबाही के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, जिसने अपना खुद का इकोनॉमिक मिरेकल लिखा और फिर अपनी ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक लंबी खामोशी में दाखिल हो गई। इस मुल्क की कहानी में सिर्फ जंग नहीं है, सिर्फ ताकत नहीं है, सिर्फ गिरावट भी नहीं है, इसमें वो सब कुछ है जो किसी भी कौम को या किसी भी इंसान को सीखना चाहिए। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर पैसिफिक के टिनियन आइलैंड से एक B-29 बॉम्बर इनोला गे उड़ता है और उसके अंदर होता है यूरेनियम से बना एटॉमिक बॉम्ब, जिसने दुनिया लिटिल बॉय के नाम से जानी। हिरोशिमा के लोगों ने पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उन्हें बस ये नजर आ रहा था कि आसमान से कोई चीज एयरप्लेन के थ्रू जमीन की तरफ गिर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी मौत का सबब बनेगी। 40 से 45 सेकंड तक ये चीज 1900 फीट से नीचे गिरती है और फिर एक एक्सप्लोजन और सब खत्म। शहर का हर कोने में तबाही, हजारों लोग फौरन मर गए और हजारों जख्मी हो गए। इस कदर जहरीली रेडिएशन थी कि काफी दिन तक लोग मरते रहे। और उसके सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, और इस बार प्लूटोनियम से बना हुआ, जिसे दुनिया फैट मैन के नाम से जानेगी, नागासाकी के शहर पर गिरता है। शहर फट कर रह गया, हर तरफ हलचल मच गई। दुनिया में इस कदर खतरनाक मंजर पहली बार देखा गया। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि इसके कुछ ही दिनों बाद जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर का फैसला किया। 15 अगस्त 1945 को जापानीज एम्परर ने रेडियो पर आवाज दी कि जंग खत्म हो गई है, और 2 सितंबर 1945 को टोक्यो बे में ऑफिशियल सरेंडर साइन हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाला ये बॉम्ब इंसानी तारीख का पहला न्यूक्लियर हथियार था जो किसी जंग में इस्तेमाल हुआ। एक पल में शहर आग के समंदर में बदल गया। हिरोशिमा में 1945 के एंड तक अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 लोग मारे गए और नागासाकी में अप्रोक्सीमेटली 70,000 के करीब लोग फौरन मर गए और हजारों रेडिएशन और जख्मों की वजह से अगले दिनों और महीनों में दम तोड़ गए। हिरोशिमा में सुबह 8:15 पर ब्लास्ट हुआ था। कई लोग सुबह की नींद ही मौत का शिकार हो गए। बचने वाले, जिन्हें दुनिया हिबा खुशा के नाम से जानती है, सालों तक रेडिएशन के असरात, कैंसर और जिस्मानी कमजोरी से लड़ते रहे। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1945 के बाद जापान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने प्री वार लेवल के सिर्फ 10 से 15% तक रह गई थी। फैक्ट्रीज तबाह हो चुकी थी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका था और इकोनॉमी लगभग गिर चुकी थी। मगर फिर एक नया दौर शुरू हुआ। अलाइड ऑक्यूपेशन के दौरान रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रीज दोबारा खड़ी की गई और 1950 के कोरियन वॉर ने जापान की इकोनॉमी को अनएक्सपेक्टेड बूस्ट दिया। अमेरिकन ऑक्यूपेशन के दौरान इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म्स, जाती जायदाद की तकसीम और इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर खास गौर किया गया। 1950 और 1960 में जापान ने एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ मॉडल अपनाया। ऑटोमोबाइल, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तेजी से उभर कर सामने आए। कंपनीज जैसे टोयोटा और सोनी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वर्ल्ड बैंक और OECD के डाटा के मुताबिक 1955 और 1973 तक जापान की GDP ग्रोथ एवरेज 9 से 10% के करीब रही। इस दौर को जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल कहा गया। ये मिरेकल सिर्फ सस्ती लेबर का नतीजा नहीं था, ये कोऑर्डिनेशन का मॉडल था। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हाई सेविंग रेट और सोसाइटी में कलेक्टिव डिसिप्लिन। जापान ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं बनाई, उसने कॉन्फिडेंस भी दोबारा हासिल किया। 1980 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। टोक्यो ग्लोबल फाइनेंस का मरकज बन रहा था।
जापानीज कॉरपोरेशंस दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में तेजी आने लगी। निकाई इंडेक्स रिकॉर्ड्स हाई पर चला गया। प्रॉपर्टी प्राइसेस में इतना इजाफा हुआ था कि कहा जाता था कि सिर्फ टोक्यो के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की कीमत पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के रियल एस्टेट के बराबर हो सकती है। IMF और बैंक ऑफ जापान के हिस्ट्रियल डाटा के मुताबिक 1980 के आखिर में एसेट प्राइसेस में गहरी मालूमी तेजी देखने में आई। लो इंटरेस्ट रेट्स ने कर्ज लेना आसान बना दिया और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ने बबल को हवा दी। मगर बबल कभी भी हमेशा नहीं रहता। अब सवाल ये है, बबल होता क्या है? सोचो, एक घर की असल कीमत 10 लाख है। लोगों को लगता है कि फ्यूचर में ये महंगा होगा, तो कोई उसे 15 लाख में खरीद लेता है, फिर कोई 20 लाख में और फिर कोई 30 लाख में। कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही कि घर बेहतर हो गया है, कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग उसे रहने के लिए नहीं बल्कि महंगा बेचने के लिए खरीद रहे हैं। यानी प्राइस रियलिटी की वजह से नहीं, एक्सपेक्टेशन की वजह से बढ़ रही है। इसी को कहते हैं एसेट बबल। जब लोग देखते हैं कि प्राइसेस बहुत तेज और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन कंपनीज की अर्निंग या असल इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो शक पैदा होता है, ये सब हकीकत है या सिर्फ हवा। जापान ने 1980 के दौर में कुछ ऐसा ही हुआ। निकाई 225 रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन फंडामेंटल्स उतनी मजबूत नहीं थे जितने नंबर्स दिख रहे थे। फिर 1990 में बैंक ऑफ पंजाब ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। लोन महंगा हो गया। जब लोन महंगा होता है, लोग कम खरीदते हैं। जब डिमांड कम होती है, प्राइसेस गिरती हैं, और जब प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं, पैनिक शुरू हो जाता है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या बैंक नुकसान में चला जाए तो मार्केट को सिग्नल मिलता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। फिर लोग अपना पैसा बचाने के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। मार्केट में अक्सर लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेते। जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग बेच रहे हैं तो वो भी बेच देते हैं और पैनिक वायरस की तरह फैल जाता है। लालच ने बबल बनाया था, खौफ ने उसे तोड़ दिया। एसेट प्राइसेस गिरने लगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, रियल एस्टेट प्राइसेस नीचे आने लगी, बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का बोझ बढ़ता गया, फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ। इस क्राइसिस ने जापान को लंबी मुआशी सुस्ती के दौर में दाखिल किया। 1990 और 2000 के इब्तदाई सालों को लॉस्ट डेकेड्स ऑफ जापान कहा गया। 1990 के बाद जापान एक अजीब दौर में दाखिल हुआ। प्राइसेस गिर रही थी, लोग खर्च करने की बजाय पैसा जमा करने लगे, कंपनीज एक्सपेंशन की बजाय अपने पुराने कर्ज चुकाने में लग गए। इकोनॉमी चल तो रही थी लेकिन कोई खास तेजी नहीं थी। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए, इंटरेस्ट रेट 0 के करीब गया, बैंक को रेस्क्यू किया गया, मगर फिर भी वो तेजी, वो 1960 वाला इकोनॉमिक मिरेकल वापस नहीं आया। लेकिन कहानी सिर्फ बबल की नहीं थी, मसला और भी गहरा था। जापान की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही थी। लो फर्टिलिटी रेट, कम पैदाइश और वर्किंग एज लोगों की तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही थी। एजिंग सोसाइटी का मतलब ज्यादा पेंशन, ज्यादा हेल्थ केयर का खर्च और कम टैक्स देने वाले लोग, यानी सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता गया। फिर ग्लोबल कंपटीशन बदल चुकी थी। 1990 के बाद चाइना और साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से उतर कर आए। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ने जापान के ट्रेडिशनल एडवांटेज को चैलेंज कर दिया। फाइनेंशियल सिस्टम भी अपनी कमजोरी देखने लगा। बैंक सेंटर्ड मॉडल ने जब बबल फूटा, बैंक्स ने सालों तक अपनी बैलेंस शीट साफ नहीं की, क्रेडिट फ्लो स्लो हो गया, बिजनेस को फ्रेश एनर्जी नहीं मिल सकी। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी लीडरशिप मुमकिन तौर पर नहीं खोई। रोबोटिक्स, प्रिसीजन और मैन्युफैक्चरिंग एडवांस मटेरियल्स, इन फील्ड्स में जापान अब भी दुनिया के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में शामिल है। ग्रोथ की स्पीड स्लो हुई मगर स्टेबिलिटी कायम रही। इनकम इनइक्वालिटी रिलेटिवली कंट्रोल में रही। अब सवाल ये है, क्या ये फॉल था या एक मैच्योर इकोनॉमी का नेचुरल स्लो डाउन? हर तेजी के बाद अब बैलेंस आता है। कभी कभी स्लो ग्रोथ कोलैप्स नहीं होती बल्कि स्टेबिलिटी की कीमत होती है। रैपिड ग्रोथ में फाइनेंशियल रेगुलेशन को इग्नोर करना महंगा साबित हुआ। एसेट बबल जब फूटता है
उसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं पूरी सोसाइटी पर पैदा होता है। डेमोग्राफिक्स एक साइलेंट फैक्टर है। एजिंग पॉपुलेशन धीरे धीरे इकोनॉमी का शेप बदल देती है। एक्सपोर्ट लीड मॉडल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड और इनोवेशन को साथ लेकर चलना जरूरी है। और सबसे अहम बात, इकोनॉमिकल मैच्योरिटी हमेशा कोलैप्स नहीं होती, कभी कभी स्टेबिलिटी भी एक अचीवमेंट होती है। जापान की कहानी में सिर्फ राइज और फॉल का नैरेटिव नहीं है, इसमें रिजाइलेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, करप्शन और एडॉप्शन का पहलू शामिल है। जापान की कहानी में सिर्फ राइज और फॉल का नैरेटिव नहीं है, इसमें रिजाइलेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, करेक्शन और एडॉप्शन के पहलू शामिल हैं। और जब हम जापान को देखते हैं तो सवाल ये उठता है, क्या हर इकोनॉमी को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है? शायद जापान की कहानी हमें ये समझाती है कि तारीखी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी कभी सुस्त रफ्तार भी एक नई स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। बबल ने जापान को गिराया, लेकिन गिरकर भी वो बिखर नहीं गया। उसने स्टेबिलिटी को चूज किया। स्पीड कम हुई मगर सिस्टम टूटने नहीं दिया। आज सवाल सिर्फ जापान का नहीं है, सवाल हर उस मुल्क का है जो रैपिड ग्रोथ पर फकर करता है। क्या हम परमानेंट ग्रोथ बना रहे हैं या सिर्फ टेम्परेरी तेजी का जश्न मना रहे हैं? हर इकोनॉमी के बूम के साथ कुछ खतरे भी छुपे होते हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशन कमज़ोर हों और ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो ये खतरे बहुत ज़्यादा और लंबी मुद्दत तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ जापान की स्टोरी नहीं है, ये हर इकोनॉमी का आईना है। अब फैसला हम पर है, हम तेजी का पीछा करेंगे या स्टेबिलिटी की बुनियाद मजबूत करेंगे। जापान की कहानी हमें एक सिंपल वार्निंग देती है, हर सक्सेस के साथ रिस्क भी आते हैं और वो रिस्क सिर्फ टेम्परेरी नहीं, वो इकोनॉमी और सोसाइटी को सालों तक चैलेंज कर सकते हैं। कभी कभी स्लो और स्टेडी ग्रोथ तेजी से बेहतर होती है और असली पावर तेजी में नहीं बल्कि स्टेबिलिटी में होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मुल्क की जिसको आपने अभी देखा कि किस तरह से उसने अपने आप में एक इकोनॉमिकल मिरेकल देखा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।